बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 19 है। और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, चैप्टर 9। कुछ उसमें एंगल्स के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी और ये समझ लें कि 70% तक हम चीज़ें पढ़ चुके थे। आज चैप्टर 9 का कुछ रिमेनिंग पोर्शन हम करेंगे और उसके बाद चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 से लेकर 14 तक इसको आप ये समझ लें कि एक चैप्टर की तरह आपने इसको पढ़ना होता है, जैसे ये पूरा एक ही चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम साथ साथ चैप्टर वाइज इसकी डिवीजन करते जाएंगे और मेन फोकस हमारा ट्रिग्नोमेट्री और उसकी जो उसके फंडामेंटल्स और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी पे रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें एंगल्स की टाइप्स आपको बताई थी मैंने, और कुछ उसके बाद उसके फर्दर MCQ करने के बाद हमने बेसिक टेबल बनाया था। और मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिक टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90 वाला, वो आप लोगों ने लाजमी अपनी रिवीजन में रखना है, क्योंकि आगे जितना भी काम होगा वो इसी बेसिक टेबल की बेस पे होगा। आज जो हम काम करने लगे हैं वो कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उनकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देती है और नेगेटिव, वो हमने पढ़ना है। और फिर नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कौन कौन सी रेशोज़ कर लेती हैं। तो पहले बात करते हैं, अगर हम XY प्लेन की बात करें तो ये हमारे पास XY प्लेन है और आप जानते हैं कि ये आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह ये आ गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सारे के सारी पॉजिटिव आंसर देती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जब आपका एंगल जो है वो 0 से लेकर 90 तक होता है, तो 0 90 के दरमियान जब एंगल रहेगा तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। उस एंगल थीटा पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सारे के सारी पॉजिटिव आंसर देंगी। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड जितने भी हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें सेकंड में तो सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन थीटा ये पॉजिटिव होगा, और साइन के साथ साथ जो साइन का रेसिप्रोकल होता है इसको हम कोसीकेंड कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा। तो एक ही लिखना काफ़ी है, साइन अगर है पॉजिटिव तो कन्फर्म है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड नंबर पर अगर हम आएँ तो इस जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें टेन पॉजिटिव होता है। अब टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो ये श्योर बात है कि जो इसका रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट कॉट जो है वो भी पॉजिटिव होगा, और जो आखिरी वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अब एंगल का अंदाज़ा लगा लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाएँ तो 90 से 180 तक, थर्ड में अगर जाएँ तो 180 से 270 और फोर्थ में जाएँ तो 270 से 360 तक जो एंगल है उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास। अब इसको अगर हम शॉर्ट करके पढ़ें तो इसको यूजुअली ये होता है कि हर एक जो टीचर है या स्टूडेंट है उसने अपने हिसाब से इसको याद रखा होता है। सबसे बेस्ट इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो एक सिंपल सी बात आप अगर याद रख सकते हैं तो वो ये है कि आप इसको A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कॉस, ASTC जो है इसको समटाइम एक सेंटेंस बनाया जाता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्कॉलर्स टेक्स कैलकुलस। इस तरह की कुछ बातें हमने नोट की हुई हैं, लेकिन जिस तरह आपको इजी लगे आप याद रख लें, ऑल, साइन, टेन और कॉस। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसके साथ साथ जो एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड को सेकंड के नेगेटिव साइन कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन नेगेटिव थीटा अगर आ जाता है तो ये माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता और साइन का नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि साइन और कॉस की अगर आपको बेसिक इन दो बातों का पता लग जाए तो फिर बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका अंदाज़ा वैसे ही आप लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कोसिकेंड की बात करें तो कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन ने माइनस एब्जॉर्ब नहीं करना तो जो इसका रेसिप्रोकल है उसने भी माइनस एब्जॉर्ब नहीं करना, उसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, अगर कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कॉस का रेसिप्रोकल भी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है माइनस साइन जो है वो इसका कोई यहाँ रोल नहीं होता, नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव सेम आंसर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ होते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि नेगेटिव एब्जॉर्ब हो रहा है और नहीं हो रहा,
तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। ग्राफिकल रीज़न भी है जो कि चैप्टर 11 में जाके हम पढ़ेंगे कि साइन का जो ग्राफ है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक होता है, यानी नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव। और कॉस का जो ग्राफ है वो अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब है नेगेटिव की भी और पॉजिटिव की भी सेम आउटपुट आती है आपके पास, यानी इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। फिर साइन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता। आप सारे स्टूडेंट चूँकि एंटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं और आप सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ के आए होते हैं, तो सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 में आप लोग इवन ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ते होते हैं। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है। इसी तरह कॉज इवन बन जाता है चूँकि वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा जब हम ग्राफ्स का देखेंगे। और साइन जो है वो अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है, तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल वर्डिंग में याद रखें कि साइन ऑड फंक्शन है और कॉज इवन है, बाकी जो इनसे मिल के बनते हैं वो भी साथ साथ इस तरह चलेंगे। अब हम बात करते हैं टेन की। तो टेन आप जानते हैं कि साइन और कॉस को डिवाइड करके बनता है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर बनेगा टेन माइनस थीटा और इधर ये माइनस बाहर रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस टेन थीटा। और टेन को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए तो कॉट बनता है। अगर टेन माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता तो कॉट भी माइनस एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये इस तरह दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात और दूसरा ये हमने पढ़ लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। और साथ साथ ये भी देख लिया हमने कि नेगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी किस किस के पास है और किसके पास नहीं है। ये चीज़ें पढ़ने के बाद अब आगे हम चलते हैं। तो कुछ जो हमने लास्ट लेक्चर में को टर्मिनल एंगल्स का आइडिया पढ़ा था उससे रेलेवेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि ये क्वेश्चंस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें एमसीक्यूज़ के हवाले से। एक छोटा सा नोट बना के लिख लेते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, आपकी बुक का क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज़ के लिए ये एक नोट है आपके पास कि साइन जो है साइन फंक्शन अगर इसका स्क्वायर करके इसको अप्लाई किया जाए 30 डिग्री पे, फिर 45 पे और फिर 60 पे, यानी जो एक ऑर्डर आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स का आपने रखा हुआ था वो, और इसके बाद 90 पे, तो 30, 45, 60 और 90 इनका स्क्वायर करके अगर रेशो बनाई जाए तो ये जो रेशो बनती है ये हमारे पास बनती है 1:2:3:4। तो ये एक रिज़ल्ट है छोटा सा जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। याद रखना है कि ये सिर्फ साइन के लिए रिज़ल्ट है और 30, 45, 60, 90 एक ऑर्डर में चलेंगे। पेपर में एमसीक्यूज़ में ये लिखा हुआ होगा आपके पास और इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 इस तरह कुछ, और आपने ये टिक करना है प्रॉपर। अगर ये उल्टा लिखा जाए 90, 60, 45, 30 तो फिर 4 3 2 1 उसी ऑर्डर में ले लेंगे आप इसको। ये लिखने के बाद मैं जो बात कर रहा था कि जो को टर्मिनल एंगल्स हैं उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो आपके 9.3 एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, ताकि उनसे भी आप लोग फेमिलियर हो जाएं और फिर उसको भी हम अटेम्प्ट करना सीख लें। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एक पहला तो MCQ बनाया मैंने कि -17π/3 ये जो एंगल है इज़ को टर्मिनल विद, ये इन सारों में से किसके साथ को टर्मिनल होगा। तो अब आपको ये सीखना है कि कैसे हम एंगल की जो को टर्मिनल वाली प्रॉपर्टी है उसको चेक करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ ताकि आप MCQs अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएं। आप जानते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करें बात को कि को टर्मिनल एंगल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो क्या थे। मैं यहाँ रिकॉल करवा दूँ। को टर्मिनल एंगल ये था कि अगर ये एक एंगल थीटा है तो इस एंगल में 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो नया एंगल आपके सामने आएगा वो इसके साथ को टर्मिनल होगा। जनरली हमने यूँ लिखा था कि थीटा प्लस माइनस अगर लिखें तब भी, या सिर्फ प्लस लिख के आप यूँ लिख दें थीटा प्लस 2kπ वेयर k बिलोंग्स टू z, यानी थीटा और थीटा प्लस 2kπ ये दोनों को टर्मिनल एंगल बनेंगे फॉर एवरी k इसमें क्या होगा, कोई भी इंटीजर +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस आइडिया की बेस देखना चाह रहे हैं कि -17π/3 किसके साथ को टर्मिनल है। अब आप बड़ी सिंपल सी बात याद रखें, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा वे बताता हूँ, हार्डली आपके 10 सेकंड लगेंगे और आप इसको चेक कर सकते हैं। वो कैसे करना है देखें, ये लिखा हुआ है -17π/3। आप सबसे पहला काम ये करें कि पाई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और -17/3 को डिवाइड करके देखें कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर बनता है। तो आप जानते हैं कि अगर हम 17 को 3 पे डिवाइड करें तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, क्योंकि अगर ये होता
अगर हम 18 को 3 पे डिवाइड करें तो बनता है एग्जैक्ट 6। ये चूँकि 17 है तो 17 होने का मतलब है कि ये उससे थोड़ा सा कम आंसर देगा, तो ये 5 पॉइंट समथिंग बनेगा। जो भी आपका आंसर बनता है, अगर ये -5 पॉइंट कुछ बन रहा है तो -5 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो जिन दो इवन नंबर्स के दरमियान में आता है उनको आपने ऑब्ज़र्व करना है। देखिए मैंने 17 को 3 पे डिवाइड किया, मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने। देखें 17 को मैंने 3 पे डिवाइड किया और मेरा आंसर 5 पॉइंट समथिंग बन गया। चले ये रियल लाइन है, इस पे हम कहते हैं कि यहाँ है -4, यहाँ है -6, इधर कहीं आता है बीच में -5.8 है या 3 है या 2 भी है, जो भी है। तो इसका जो रिज़ल्ट जिन दो इवन के दरमियान में रहेगा उनमें से जो स्मॉलर इवन है वो आपने चूज़ करना है। तो जैसे इसका आंसर बनता है -5 पॉइंट समथिंग, तो वो -4 और -6 के दरमियान में आ रहा है। तो जो छोटे वाला इवन नंबर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ -6। अब इसको सेलेक्ट करके क्या करना है हमने, इसके साथ आप लिखेंगे पाई और यहाँ प्लस करके आपने इस जगह पे वो एंगल लिखना है कि जिसको इसमें ऐड करने के बाद ये चीज़ बन जाए। और ज़्यादा चांसेस आपकी बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो यही हैं कि जो यहाँ फ्रैक्शन लिखी होगी, जैसे π/3 लिखा हुआ है, तो यही यहाँ एडजस्ट हो रहा होगा। अब ज़रा इसको सिम्प्लीफाई करके देखें कितना बनता है। 3 6 18 -18 पाई प्लस पाई -17 पाई। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखें ज़रा। इसका मीनिंग ये है कि जो -6 के पाई है ये असल में ये बता रहा है कि 2 पाई के 3 मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट हुए हैं, किस में से, π/3 में से, और तब जाके कितना बना है -17 π/3। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी एंगल में 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो कि जो नया एंगल बनता है वो उस प्रीवियस के साथ को टर्मिनल होता है। तो मतलब ये हुआ कि -17 π/3 इज़ को टर्मिनल विद π/3। तो हम चूज़ कर लेंगे अपना ये वाला आंसर कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आपको नंबर सॉल्व करना होगा, एंगल सॉल्व करना होगा, पाई को इग्नोर करें। जो साथ वाली फ्रैक्शन है उसका रिजल्ट देखें अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है। 18/3 होता तो ये 6 बनता, 15/3 तो ये 5 बनता, ये 17 आ रहा है। इसका मतलब -5 और -6 के आसपास कहीं बन रहा है। -6 और -4 के दरमियान में अगर आता है तो जो दो इवन्स जिनके दरमियान में ये आएगा उन दोनों इवन में से जो छोटे वाला इवन होगा स्मॉलर वो चूज़ करना है और वो यहाँ लिखना है पाई के साथ। बाकी यहाँ जो बनेगा वो मोस्टली यही बन रहा होगा। तो ये आप रख के देखेंगे एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको पता लग जाएगा। अब एक और क्वेश्चन नीचे लिखा है मैंने ये वाला, इसमें मैंने डिग्री में रखा है -675। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये होता है कि आप अगर डिग्री में आए तो तभी उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। लेकिन लेट से अगर आपके पास रेडियन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मुश्किल लग रहा है या आप समझते हैं कि टाइम ज़ाया हो रहा है उस पर, तो आप इसको डिग्री में ही देख सकते हैं। तो -675 डिग्री जो है इसके करीब देखें कि 360 का, चूँकि 2 पाई का हमने एंगल उसमें ऐड करना होता है, 360 का कोई भी मल्टीपल जो इसके नज़दीक तरीन बन सकता हो। 360 वन टाइम करें तो बहुत दूर है इससे, 360 का डबल करें तो 720 बनता है। 720 इसके करीब पड़ रहा है, नज़र आ रहा है मैं देख के। अब कैसे देखें, अगर मैं कहता हूँ कि इसके करीब पड़ता है 720, अब 720 और 675 में अगर डिफरेंस देखें तो 45 का डिफरेंस है। तो इसको रखें नेगेटिव का और प्लस कर दें इसमें क्या 45। तो अब आप देखें इसको हम लिख सकते हैं ये 360 का ट्वाइस है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये -2 टाइम्स 360 है और प्लस क्या है 45। तो अब आप फिर वो जो को टर्मिनल वाली बात है उसको दोबारा देखें ज़रा कि इस एंगल में यानी 45 डिग्री में 360 के 2 मल्टीपल्स माइनस हुए हैं और नया एंगल बना है -675 डिग्री। तो जब भी किसी एंगल में 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो नया एंगल हमेशा प्रीवियस के साथ को टर्मिनल होता है। इसका मतलब -675 डिग्री इज़ को टर्मिनल विद 45 डिग्री। और अगर आप चाहें तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर लें। जब रेडियन में आ जाएगा तो इस तरह वाला जो लॉजिक है इस तरह वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब हमें समझ आ गई कि ये एंगल इसके साथ था को टर्मिनल। और इसका एडवांटेज सिर्फ यही नहीं होगा कि आपने ये बता दिया, बाज़ दफ़ा वो आपसे एंगल की वैल्यू पूछ लेता है किसी फंक्शन के हिसाब से। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए
साइन ऑफ -675 डिग्री। और पेपर में आपके पास कैलकुलेटर तो डेफिनेटली सिवाय प्यास यूनिवर्सिटी के और कहीं अलाउ नहीं होता। तो अगर आपको कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आपने कैसे ये चेक करना है? तो ये इसका एक टूल आपको मिल गया कि अगर एंगल इतना बड़ा आ जाए जो आपको याद भी नहीं है, ना टेबल अलाउ है ना कैलकुलेटर अलाउ है आप लोगों को, तो आप उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो हमने इसके देखना है कि इसके साथ कौन सा एंगल को टर्मिनल है। जो इसके साथ को टर्मिनल होगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब साइन ऑफ -675 डिग्री इज़ सेम एज साइन 45 डिग्री। और लास्ट लेक्चर में हमने टेबल याद किया था, बेसिक टेबल। साइन 45 होता है 1/√2, तो हमें उसका आंसर फ़ौरन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपको ये पता हो कि ये दोनों आपस में को टर्मिनल हैं। इसी तरह से अगर मुझे कहता है कि इस एंगल की वैल्यू फाइंड करें साइन, कास, टेन या किसी और फंक्शन की, तो मुझे अगर पता है कि ये फंक्शन π/3 के साथ को टर्मिनल है, तो मुझे π/3 जो कि बेसिक टेबल में आता है तो वो हमें याद होती हैं वैल्यूज़, तो हम इसकी बेस पे उसका आंसर बता सकते हैं। सिर्फ आपको को टर्मिनल एंगल को चेक करना और गैस करना आना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा काम अगर देखें तो 9.3 तक का काम हमने वाइंड अप किया। अभी 9.4 जो है उसमें आइडेंटिटीज़ हैं, और आइडेंटिटीज़ के साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन हैं। तो हम वो डोमेन और रेंज भी पढ़ लेते हैं और आइडेंटिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि चैप्टर 9 हमारा वाइंड अप हो। चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री की बेस है सारे की। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे हमारा काम थोड़ा स्मूथ चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम आइडेंटिटीज़ और डोमेन रेंज पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले ये देखें कि आइडेंटिटी क्या होती है। कोई भी अगर आइडेंटिटी हम डिस्कस कर रहे हो तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसकी हर उस वैल्यू के लिए ट्रू हो जो डोमेन में आती है। हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का रिज़ल्ट होता है वो एक आइडेंटिटी होती है, यानी हर x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए वो ट्रू होती है। जैसे आप देखें सबसे जो बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की जो आप सब जानते होंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। हर रियल एंगल के लिए ये बात अगर लिखी जाए तो ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा। चूँकि साइन कास की डोमेन में सारे नंबर आते हैं इसलिए हम कहते हैं कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ये बात ट्रू है। तो आइडेंटिटी बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जो डोमेन में आने वाली हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। यहाँ तक ये बात करने के बाद देखिए तो मैंने एक बेसिक आइडेंटिटी लिखी है। अगर हम इसको फर्दर डिज़ोल्व करें 2-3 पार्ट्स में तो हम देखें इससे क्या बना सकते हैं। आप अगर इससे बनाना चाहें तो 2 और चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन स्क्वायर एक तरफ छोड़ दूँ तो ये बन सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह अगर मैं कॉस स्क्वायर एक तरफ छोड़ दूँ तो ये बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक आइडेंटिटी जो है उससे आप फर्दर 2 और बना सकते हैं। जिस तरह ये वाली आइडेंटिटी 1 की इक्वल है, ये मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ। इसी तरह से अगर नंबर 2 पे हम आए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। अगर ये 1 के इक्वल होता है तो इसकी भी 2 ब्रांचेस बना लेते हैं। 2 ब्रांचेस कौन सी बनेंगी? अगर हम सीकेंड इधर ही छोड़ दें तो टेन यहाँ ला के ऐड करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम टेन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें, टेन स्क्वायर को राइट पे ले आएँ 1 लेफ्ट पे ले जाएं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडेंटिटी से फर्दर हम 2 बनाते जा रहे हैं। तो टोटल 2 आइडेंटिटीज़ अगर देखें तो मेन रोल यहाँ तक प्ले कर रही थी, जिनकी हेल्प से हमने 2 और बना ली। तो टोटल हमारे पास अगर काउंट करें तो 6 आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं यहाँ तक। फिर जिस तरह साइन कास का लिंक है, सीकेंड और टेन का लिंक है, इसी तरह से को सीकेंड और क्वाड का भी आपस में लिंक है। को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी इक्वल टू 1 होता है। और इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स कर लिए जाएँ अगर, तो एक आप ये बना सकते हैं कि अगर हम को सीकेंड एक तरफ करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉट स्क्वायर एक तरफ कर लें तो को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 आप लोग आइडेंटिटीज़ जो मेन हैं जो 1 के इक्वल हैं वो याद रखें, 1, 2 और 3। फर्दर 2 इनसे बना लें तो टोटल आपके पास ये 9 जो हैं वो फार्मूलाज बन जाते हैं।
जो आपको सिर्फ 3 की बेस पे याद हो जाएंगे आसानी से। अच्छा, अब होता ये है कि जो 9.4 एक्सरसाइज है उसमें अब अगर आप देखें तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आइडेंटिटीज़ के प्रूफ वाले हैं। पेपर में याद रखना है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे आइडेंटिटी का प्रूफ मांगे। MCQs की मैं बात कर रहा हूँ। MCQs में सिर्फ क्या होता है कि आइडेंटिटी की एक साइड दी होती है और दूसरी साइड आप लोगों ने गेस करनी होती है। तो पूरी एक्सरसाइज का एक सिंपल सा शॉर्टकट है। कोई भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो उसको इस शॉर्टकट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक MCQ बनाता हूँ आप लोगों के लिए और मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। तो इसकी एक साइड लिखते हैं हम, लेट से ये इसकी एक साइड है 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये लेट से एक साइड मैंने बना ली है इसकी। हम ये गैस करना चाह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी किसके बराबर होगी। ये साइड जो है, ऑप्शन ए में लिखता हूँ आप लोगों के सामने sin थीटा इसके बराबर आएगा, ये सिंपलीफाई होके मैं लिखता हूँ cos थीटा के बराबर आएगा। तीसरा ऑप्शन में लिखता हूँ ये sin 2 थीटा के बराबर आएगा और डी ऑप्शन में लिखता हूँ ये cos 2 थीटा के बराबर है। 4 में लिख दिया आपके सामने ऑप्शंस। हमने याद रखना है कि ये MCQs के लिए कोई ट्रिक ढूंढनी है इसकी। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इसको प्रूव करना शुरू करूँ। ये तो मैंने फिर भी एक सिंपल सी आइडेंटिटी लिखी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज भी एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सिंपल सा एक शॉर्टकट है। कोई भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन 9.4 से या इसके अलावा पूरी ट्रिग्नोमेट्री से आपके कोर्स में आता है तो याद रखा करें, आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो डोमेन में आने वाली हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। थीटा की कोई सी भी एक आसान वैल्यू जो आप समझते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में आसान हो उसको सिलेक्ट करें, उसको जो आइडेंटिटी की लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पुट करें और वही वैल्यू पुट करें राइट हैंड साइड में। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो उसको चूज़ कर लें आप लोग। तो देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड की 4 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो आप क्या करें, tan की कैलकुलेशन में आप जानते हैं अगर हम देखें तो tan 0 पे 0 होता है, 0 भी ऑप्शन हमारे पास है, और tan 45 पे 1 होता है। तो हम ये कर लेते हैं कि अगर हम थीटा की वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं थीटा को पुट करता हूँ 45 डिग्री। तो ये पुट करने से देखें मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, tan 45 पे 1 होता है तो 2 × 1 ऊपर हो गया 2, यहाँ भी 1 होगा तो 1 + 1 2, तो ऊपर भी 2 बना नीचे भी 2 बना, 2 × 2/2 कितना हो गया 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया 1। अब हमने देखना है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसकी ये आइडेंटिफिकेशन है कि जो 45 मैंने क्वेश्चन में पुट किया है और मुझे 1 आंसर मिला है वही 45 अगर मैं ऑप्शन में पुट करूं तो जिस ऑप्शन से मुझे 1 आंसर मिलेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब पहले मैं पुट करते हैं साइन थीटा। साइन में अगर थीटा को 45 पुट करते हैं तो आप जानते हैं साइन 45 पे 1/√2 होता है, यानी 1 नहीं होता तो ये हमारा ऑप्शन ही, क्रॉस कर दें इसको। काज भी 45 पुट करने से क्या आंसर देगा 1/√2, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ये 2 थीटा है, थीटा को आप जब 45 पुट करेंगे तो 45 का डबल कितना हो जाएगा 90। साइन 90 पे क्या होता है 1, इसका आंसर हमें 1 मिल रहा है। जबकि यहाँ अगर हम पुट करें तो 45 × 2 90, काज 90 पे क्या होता है 0। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑप्शन नहीं है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका भी आंसर 1 आया 45 पुट करने से और इसका भी आंसर 1 आया 45 पुट करने से। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है इसकी। तो आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चारों ऑप्शंस चेक करने में हमारा हार्डली जो टाइम लगा है वो 20 सेकंड लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो 15 सेकंड के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पेपर में आती है तो ये उसका सिंपल सा शॉर्टकट है, आप उसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं डोमेन रेंज की तरफ और फिर इस जो चैप्टर 9 है उसको वाइंड अप करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं डोमेन रेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की और पर्टिकुलरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि फंक्शन की डोमेन क्या चीज़ होती है ताकि आप फिर आइडेंटिफाई कर सकें साइन काज वगैरह की डोमेन को। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि डोमेन क्या है हमारे पास। डोमेन को स्टडी करने के बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन चेक करेंगे। डोमेन बेसिकली क्या है कि ऐसी इनपुट जिसके पुट करने से फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड रहे तो हम कहते हैं वो उस फंक्शन की डोमेन है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज
ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की वो सारी वैल्यूज़, कैसी वैल्यूज़, फॉर विच, जिनके लिए एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, यानी x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड रहे, हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन की डोमेन है। तो इसमें दो बातें आप याद रखें कि डोमेन किसकी वैल्यूज़ होंगी, x की, और इस तरह की वैल्यूज़ जिनके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x, वो साइन x भी हो सकता है, कॉज x भी, टेन x भी, और कोई और फंक्शन भी हो सकता है। क्योंकि हम इस वक्त ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली जो फंक्शन ले रहे होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे होंगे। तो ये बात पढ़ने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि इस डेफिनेशन की बेस पे डोमेन कैसे निकाली जाएगी। पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे डोमेन चाहिए, एक फ़ंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x-1 एंड x-2। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन की क्या डोमेन बनेगी। अब x इसकी इनपुट है और आउटपुट आपके पास 1/x-1 x-2 से कैलकुलेट होनी है। आप ये देखें कि हमने डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि डोमेन में x की वो वैल्यूज़ आएंगी जिनके लिए फ़ंक्शन डिफाइंड रहे। इसका मतलब जिनके लिए डिफाइंड नहीं होगा वो डोमेन से निकाल दी जाएंगी। तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो फंक्शन है, आप अगर इसमें x को 1 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 बन जाएगा और 1/0 मैथ में अनडिफाइंड है। इसी तरह अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो तब भी ये फंक्शन यहाँ 0 बना देगा और फिर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पूरे फंक्शन में ये दो वैल्यूज़ आप प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि x को 1 और 2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये दो आपने पुट नहीं करने। इन दो वैल्यूज़ के अलावा जो मर्ज़ी x की वैल्यू पुट कर दें, इनका इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि इन दो वैल्यूज़ के अलावा हर रियल वैल्यू के पुट करने से ये फंक्शन आपको डिफाइंड आंसर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, f of x is not defined at x equal to 1 and x is equal to 2। इन दो पे ये डिफाइंड नहीं है। सो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डोमेन में सारी वो वैल्यूज़ x की हों जहाँ वो डिफाइंड हो। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इसकी डोमेन देखी जाए, हैंस डोमेन ऑफ f ऑफ x अगर लिखी जाए तो उसमें सारी रियल वैल्यूज़ होंगी एक्सक्लूडिंग दीज टू। इन दो वैल्यूज़ को आपने एक्सक्लूड कर देना है, बाकी सारी डोमेन है, यानी इन दो के अलावा हर वैल्यू पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब ये हो गया कि बजाय इसके कि हम ये देखें कि फ़ंक्शन कहाँ डिफाइंड है, हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसको हम काउंटर अप्रोच कह सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें वो वैल्यूज़ जल्दी मिल जाती हैं जहाँ फंक्शन डिफाइंड ना हो, और हम वो वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं x की, उस पे फंक्शन डिफाइंड रहता है और वो फिर उसकी डोमेन बन जाती है। तो ये हमारा हो गया हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू इसका कंसेप्ट क्लियर। अब चूँकि मैंने पहले कहा कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो पर्टिकुलरली हमें देखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिनोमिनेटर्स कहाँ कहाँ ज़ीरो हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स में या साइन आता है या कॉज आता है, और इसके अलावा कोई और फंक्शन तो नहीं आता। तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि साइन और काज कहाँ ज़ीरो होते हैं। जहाँ साइन काज ज़ीरो हो जाएंगे वहाँ जिसके भी डिनोमिनेटर में होंगे उसको अनडिफाइंड कर रहे होंगे। तो ये समझ लेते हैं कि साइन काज कहाँ ज़ीरो होते हैं ताकि हम डोमेन आसानी से निकाल सकें। तो उसके लिए आपको बताता हूँ, एक नोट बना के लिख लेते हैं हम इस बात को। सबसे पहला नोट हम लिखते हैं साइन फंक्शन के बारे में। तो साइन थीटा या साइन एक्स जब ज़ीरो होता है तो उस वक्त होता है अगर थीटा जो है वो n पाई के बराबर हो, और n इसमें क्या होता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी बड़ी सिंपल सी बात देखी है मैंने, आप साइन के एंगल में पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल रखेंगे, यानी ±1 पाई, ±2 पाई, ±3 पाई या 0 पाई कह लें, 0 to पाई, तो साइन का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0।
तो हमने कंक्लूड कर ली बात कि साइन फंक्शन ज़ीरो होता है पाई के सारे इंटेग्रल मल्टीपल्स पे, यानी कोई भी पाई मीन्स 180 डिग्री का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो, 0 +-1 +-2 +-3, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, उसका ज़ीरो मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं काज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें सिर्फ साइन और काज ही आ सकता है। तो अब काज को डिस्कस करते हैं। काज थीटा अगर ज़ीरो हो जाए तो ये याद रखना है कि काज हमेशा राइट एंगल यानी 90 डिग्री और उसके जितने ऑड मल्टीपल्स हैं उन पे ज़ीरो होता है। और चैप्टर 6 आप लोग पढ़ के आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला, उसमें आपने देखा है कि ऑड नंबर की जो जनरल टर्म होती है वो 2n+1 या 2n-1 भी ले सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब भी 2n+1 यानी कोई ऑड मल्टीपल होगा किसका, π/2 का। अब जिस तरह n पाई का मतलब है इंटीजर मल्टीपल, इसी तरह 2n+1 π/2 का मतलब है π/2 का ऑड मल्टीपल, और इसमें n बिलोंग किसको करता है, n बिलोंग करता है इंटीजर्स को। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस बात को अंडरलाइन करूं तो जो अंडरलाइन मैंने किया बात, ये जो 2n+1 है ये शो कर रहा है ऑड नंबर्स को। तो π/2 का कोई ऑड मल्टीपल आप लें, जैसे 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2 और इसी तरह नेगेटिव भी -1 π/2, -3 π/2, -5/2 एंड सो ऑन। कोई भी इंटीजर मल्टीपल जब आप π/2 का लेते हैं तो काज उस पर आपको ज़ीरो आंसर देता है। तो इसका इंटीजर से मुराद, यहाँ जब इंटीजर लिखेंगे तो वो असल में ऑड मल्टीपल बन रहा होगा। तो हम यूँ कह लेते हैं कि π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल जब भी काज के एंगल में पुट किया जाएगा तो काज उस पर आपको आउटपुट क्या देगा, ज़ीरो। तो ये दो चीज़ें अगर हमें क्लियर हो गई तो अब हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन आसानी से देख सकते हैं। अब मैं लिस्ट बनाता हूँ, देखें डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये एक लिस्ट बना के इसको फिल करते हैं, सारा टेबल जो है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस हैं और उन सारों की हम डोमेन देखना चाह रहे हैं कि किसकी क्या डोमेन बनती है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, बजाय इसके कि हम 6 फंक्शंस लिखें यहाँ पे, हम इनको इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि जिन जिन की डोमेन सेम है उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें, एक बात आप बड़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने कहा है कि फ़ंक्शन जहाँ डिफाइंड होगा वो x की वैल्यू डोमेन में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन डिपेंड ही किस पे करती है, डिनोमिनेटर के ऊपर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जो डिनोमिनेटर है अगर आप उसी को फोकस करेंगे तो आपको डोमेन बेहतर समझ आ जाएगी। इसीलिए हम वो फंक्शन इकट्ठे करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब साइन फंक्शन की डोमेन और इसके जो साथ कॉस फंक्शन होता है, इन दोनों की डोमेन सेम है। वजह क्या है कि साइन और कॉस दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखा हुआ है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, और वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर किसी वैल्यू पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता था तो वो वैल्यूज़ डोमेन से माइनस करते थे हम, और अगर डिनोमिनेटर किसी वैल्यू पे ज़ीरो हो ही नहीं रहा, वो पहले से ही कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें कोई वैल्यू माइनस नहीं करनी पड़ेगी। हम ये कहेंगे कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों किसी भी थीटा या एक्स की वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होते। जब नहीं होते अनडिफाइंड, उसका मतलब है ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन दोनों की क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, दैट इज़ फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, यानी हर रियल वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है। तो ये पेयर बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें दो अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें साइन की डोमेन अगर पता है कि वो ऑल रियल नंबर है तो फिर कॉस की भी वही डोमेन होगी। तो ये एक लाइन में दोनों डोमेन्स आ गई। दूसरा जो पेयर हमारे पास बन सकता है वो हम बना लेते हैं डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन, कॉट थीटा। और चूँकि हमने पढ़ा है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनकी डोमेन सेम होगी। मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, फंक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स विल हैव सेम डोमेन्स। तो बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब कॉट थीटा के साथ जिसका डिनोमिनेटर मैच करता है वो कोसिकेंट थीटा है। कैसे मैच करता है आप जानते हैं, कॉट होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन और कोसिकेंट होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन। सो बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर। अब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है।
अब जब डिनोमिनेटर आना शुरू हो गया, साइन एक फंक्शन है, ज़ीरो भी हो सकता है, और ज़ीरो साइन कहाँ पे होता है, ये लिखा हुआ है n पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फंक्शंस के एंगल में जब मैं n पाई पुट करूँगा तो इन दोनों फंक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो साइन होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों फंक्शंस में आप n पाई नहीं पुट कर सकते, बाकी सारे पुट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे डोमेन क्या बनी, सारे रियल नंबर्स माइनस n पाई। n पाई में n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो इसका मतलब हो गया कि पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल पुट नहीं कर सकते, उसको माइनस कर दें, बाकी जो रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग थी की बजाय एक की से हमें दोनों की डोमेन मिल गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो थर्ड इसकी हमारे पास है कैटेगरी, जिसमें हमारे पास आ जाता है डोमेन ऑफ tan थीटा, और tan के साथ जिसका डिनोमिनेटर मैच करता है वो है सीकेंट थीटा। अब आप देखें tan और सीकेंट दोनों की डोमेन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। tan होता है साइन ओवर काज और सीकेंट होता है 1 ओवर काज। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें काज आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों के डिनोमिनेटर में काज आ रहा है तो जहाँ जहाँ काज ज़ीरो होगा वहाँ ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। और काज ज़ीरो कहाँ पे होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स नहीं आ सकते। किसके? ऑड मल्टीपल्स π/2 के आप राइट एंगल के निकाल दें तो बाकी जितने नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन में आ सकते हैं। तो इस तरह इनकी डोमेन हमारे पास जो सेट था कंप्लीट हो गया। 2 + 2 + 2 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन मैंने 3 रोज़ में लिख दी हैं। इसके अलावा आप आइडेंटिटीज़ की डोमेन भी लिख सकते हैं, वो भी मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पे। डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये भी लिख देते हैं। ये जो कि आपके कोर्स में लिखी हुई हैं तो इनकी डोमेन आपके MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें से सबसे पहले हम डोमेन लिखते हैं, ये आपके पास है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये एक आइडेंटिटी है। इसको डोमेन लिखेंगे तो आप ये देखें कि इस आइडेंटिटी में कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। साइन और काज यूज़ हो रहा है, साइन और काज की सेम डोमेन है तो वही जो साइन काज की डोमेन है वही इस आइडेंटिटी की भी डोमेन होगी। नंबर 2, दूसरी आइडेंटिटी आज ही हमने पढ़ी है, वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इस आइडेंटिटी में दो फंक्शन कौन से यूज़ हो रहे हैं, सीकेंट और tan। तो सीकेंट और tan की जो कि डोमेन सेम है तो जो सीकेंट tan की डोमेन है वही इस आइडेंटिटी की भी डोमेन होगी। तो हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ, तो ये बजाय इसके कि आप ये अलग अलग करें तो ये 9 असल में डोमेन्स बनती हैं, जो कि मैंने आपको 3 लेयर्स में ये बता दी और 3 लेयर्स में ये पढ़ लेंगे हम, तो हमारा सारा काम ख़त्म है। टोटल देखा जाए तो 3 तरह की डोमेन्स हैं। ऑल रियल नंबर्स n पाई एक्सक्लूड करना या 2n + 1 π/2 एक्सक्लूड करना। तो साइन सीकेंड और सीकेंड और tan की जो कि सेम डोमेन है तो जिस आइडेंटिटी में ये दोनों आएंगे उसकी भी डोमेन यही होगी। तो डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। और द लास्ट वन इज़, जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये अब देखें इसमें कोसेकेंट और कॉट है। कोसेकेंट कॉट दोनों जो हैं इनकी देखें अगर तो डोमेन सेम है तो जिस आइडेंटिटी में ये आएंगे उसकी डोमेन क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ कोसेकेंट और कॉट जो वो थी वही आप लिख देंगे इस आइडेंटिटी की डोमेन r माइनस n पाई, यानी पाई के सारे इंटीजर मल्टीपल निकाल दिए जाएँ। तो यहाँ हमारे पास डोमेन रेंज वाला टॉपिक क्लोज होता है। चैप्टर 9 हमारा यहाँ तक था। इसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, जितना आज के लेक्चर का टाइम बाकी है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 10। अच्छा जी, अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, और जो टाइम थोड़ा सा आज के लेक्चर का बच गया है उसमें हम तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की डिस्कशन करेंगे चैप्टर 10 के ऊपर। इसका रिमेनिंग फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। तो चैप्टर 10 जो है ये भी जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस करता है। बेसिक्स सारी आपने चैप्टर 9 में पढ़ ली हैं। अब चैप्टर 10 थोड़ी सी उन बेसिक्स की हेल्प से हम थोड़ा सा इसकी जो एडवांसमेंट है वो पढ़ेंगे।
सबसे पहली बात तो हम एक यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो एक रूल है, बेसिकली एक ऐसा रूल है हमारे पास कि जिसकी बेस पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बड़े बड़े एंगल्स आते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर या टेबल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते, उनका कोई मेथड सीखेंगे कि कैसे हम उनको इजीली आसानी से उनको हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने रूल लिखता हूँ। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि जब आपके सामने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोई भी हो सकता है। एग्जांपल बनाने के लिए हम सिर्फ साइन चूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है साइन, और इसका एंगल मैंने देखा कि वो इस तरह से लिखा हुआ है कि उसमें एक ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, और उसमें कोई एंगल थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं वर्डिंग में बोलूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इफ़ थीटा इज़ एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, थीटा अगर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो किसी भी राइट एंगल यानी 90 की ऑड मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी, चाहे वो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट कोई भी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में बदल जाएगी। जैसे साइन है तो साइन की को रेशो को साइन होती है। ये मैंने आपको जो पहला लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का था उसमें यह बात बताई थी। साइन की को रेशो को साइन, या मैं आप लोगों के लिए दोबारा याद दिलाने के लिए लिख भी देता हूँ। साइन थीटा की को रेशो कॉस होती है, टेन की को रेशो कॉट होती है, और सीकेंट थीटा की को रेशो को सीकेंट थीटा होती है। तो साइन की को रेशो कॉस, कॉस की को रेशो साइन, टेन की कॉट, कॉट की टेन, सीकेंट की को सीकेंट की सीकेंट। ये यानी ये वाइस वर्सा भी है, साइन की कॉस तो कॉस की फिर साइन, टेन की कॉट तो कॉट की टेन, ये आपस में कहलाती हैं को रेशोज़। इसका मतलब साइन अगर है तो कॉस बन जाएगा, टेन है तो कॉट बन जाएगा, सीकेंट है तो को सीकेंट बन जाएगा। और एंगल कौन सा आएगा? सिर्फ ये वाला एंगल आएगा जो यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो यहाँ आ गया सिर्फ आपके पास थीटा। एक चीज़ और हमें देखनी होती है कि ये किस क्वाड्रेंट में था। ये जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू इस आइडिया को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ एक एग्जांपल। मुझे अगर चेक करना है, कोई भी वैल्यू में लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मुझे साइन की वैल्यू चेक करनी है 690 डिग्री पे, और मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है या टेबल अवेलेबल नहीं है और मैंने एमसीक्यूज़ में इसको अटैम्प्ट करना है, तो हमने इस तरह कौन सा ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा कि मैं इसका आंसर विद इन 10 सेकंड फाइंड कर लूँ। तो आप लोग याद रखें कि ये जो 690 है इसके नियरेस्ट आप लोगों ने 90 का मल्टीपल सोचना है, एज्यूम करना है। तो 690 के करीब अगर 90 का मल्टीपल देखा जाए तो हमें 630 मिल सकता है, 630 भी मिल सकता है, और अगर हम आगे जाएं तो 720 भी मिल सकता है हमें। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम अवेल कर लेते हैं। तो मैं अगर 690 के करीब मल्टीपल देखूं तो ये मैं अगर चूज़ करता हूँ लेट्स से 630 डिग्री, तो ये 690 है, ये 630 है। 630 और 690 में कितना डिफरेंस है? 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ हम जो डिफरेंस है उसको ऐड करके लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 630 प्लस 60 करें तो 690 बनता है। अब मैंने जो ब्रेक किया है इसके दो पार्ट्स बन गए एंगल के, एक 630 बन गया और एक क्या बन गया 60 डिग्री। ये जो 630 है इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 630 असल में 7 टाइम्स 90 है, यानी 90 का ये ऑड मल्टीपल है। और ये रूल अगर देखें तो 90 के ऑड मल्टीपल में 60 ऐड हो रहा है, 60 अब थीटा की जगह पे आया हुआ है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि जब भी कोई एंगल थीटा 90 डिग्री के किसी ऑड मल्टीपल में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में बदल जाती है। तो साइन की को रेशो क्या होती है? कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस 60 बनने के बाद कैसे पता लगा कॉस 60 होगा? ये 60 डिग्री जो यहाँ थीटा था वो यहाँ 60 डिग्री है। अब ये तो लिख लिया हमने, अब एक चीज़ बच गई है, वो ये है कि इसका साइन कौन सा होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो उसका बड़ा आसान तरीका ये देखें, ये क्वाड्रेंट आप बना लें 4, ये 690 में आपने देखा है कि 90 के 7 मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं। 7 मल्टीपल देखें अगर तो ये आप राउंड लगाएं, ये एक मल्टीपल हो गया, 2 मल्टीपल, 3, 4, 5, 6, 7,
7 मल्टीपल्स कहाँ पूरे होते हैं आके, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे एंड होता है। अब ये 7 मल्टीपल हो गए और प्लस 60 है, यानी 7 मल्टीपल के बाद फिर 60 ऐड हो रहा है, तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में। और साइन का जो कि ये एंगल था, तो साइन फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। और अब जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, cos 60 जो है वो बेसिक टेबल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, cos 60 पे होता है 1/2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, -1/2। अब ये मैंने सारी बात आपको समझाई है, तो इसमें हमारा थोड़ा टाइम लगा है। जब आप ये खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मल्टीपल सोचना बहुत सिंपल सा काम है। उसके बाद इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, आपने दोनों को देखना होगा। अभी हमने इवन का रूल नहीं पढ़ा, वो पढ़ने लगे। हमने ऑड का रूल पढ़ा था कि ऑड मल्टीपल जब भी आएगा तो साइन अपनी को रेशो में, या कोई भी फंक्शन होगा, साइन काज में, टेन कार्ड में, सीकेंड को सीकेंड में, वाइस वर्सा हो जाएगा। और जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो आपने लिख देना होगा, और साइन डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा था। तो ये इस तरीके से हमने 690 पे साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये तो था हमारे पास इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल का रूल। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रूल जो कि है इवन मल्टीपल का। उसमें भी आप कोई भी एंगल लें, कोई भी फंक्शन लें, साइन काज, टेन कार्ड, सीकेंड को सीकेंड, तो आप उसको उस हवाले से देख सकते हैं। तो मैं फिर एक फंक्शन लेता हूँ, साइन फंक्शन, और अब की बार मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास ऑड की बजाय इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल का इवन मल्टीपल है, और मैं उसमें कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो फंक्शन जो होगा वो अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा। ऑड मल्टीपल में फंक्शन को रेशो में बदलता है, इवन मल्टीपल में फंक्शन को रेशो में नहीं बदलता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल रिमेन द सेम। कब सेम रहेगी, इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉज है तो वो कॉज ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, सारे फंक्शंस वैसे ही रहेंगे। एंगल सिर्फ वो वाला आएगा जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बेशक ये ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे आप, बाहर जो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। अब मैं आप लोगों के समझाने के लिए वही सेम क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। पहले हमने उसको ऑड मल्टीपल से किया था, अब हम उसको इवन मल्टीपल से करते हैं, और हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आंसर सेम आता है या नहीं। तो अगेन वो सेम एग्जांपल दोबारा कोट करते हैं, साइन ऑफ 690 डिग्री, एंड दिस टाइम हम जो मल्टीपल चूज़ करेंगे वो करेंगे जो इवन हो। तो 690 देखें, ये 690 है, हर एंगल के करीब याद रखा करें दो मल्टीपल होते हैं 90 के, एक इवन और एक ऑड। इससे अगर हम पीछे देखें थोड़ा सा पहले, तो हमें ये मल्टीपल मिल रहा था जो कि 7 टाइम्स 90 था, और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे देखते तो हमें ये मल्टीपल मिल रहा था जो कि असल में 8 टाइम्स 90 था। तो हमने ऑड चूज़ किया था, अब हम इवन चूज़ करके देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा या नहीं। तो मैं इवन चूज़ करता हूँ 720 डिग्री। अब ये 690 है, ये 720 है, थोड़ा सा हम आगे चले गए, तो इसको उसके बराबर करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, हमें 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा ताकि हम दोबारा वहाँ जा सकें। अब आप देखें, हमने रूल पढ़ा है प्लस हो या माइनस, प्लस हो या माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल आपने क्वाड्रेंट देखना होता है। तो ये जो 720 है, अब अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये 8 टाइम्स 90 है। इसका मतलब है अब ये दिस टाइम इट इज़ इवन मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल अगर हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। इसका मतलब है ये रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्री। और बेसिक टेबल अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं साइन 30 इज़ सेम एज cos 60। cos 60 भी 1/2 था, साइन 30 भी क्या होगा 1/2। अब जो साइन डिसाइड करना है वो क्वाड्रेंट का है, और 690 हम देख चुके हैं कि 690 लाई करता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो ये साइन इसका देखना है आपने, तो ये नेगेटिव आएगा, और साइन 30 पे वैल्यू देता है 1/2। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल चूज़ करें तब भी वही आंसर है, इवन चूज़ करें तब भी वही आंसर है। तो ये एक टेक्निक होती है हमारे पास कि हम बड़े से बड़ा एंगल भी जो है वो इवन ऑड मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसकी वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं। तो आपके MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपने इस तरह रिजॉल्व करना। ये मैंने समझाया है आपको, तो डिटेल से इस पर टाइम लगाया, अदरवाइज़ ये टोटल आपका 15 से 20 सेकंड का काम होता है ये सारा प्रोसेस करना। अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं इवन ऑड मल्टीपल वाली,
अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं किसी क्वेश्चन में और देखते हैं कि ये किस तरह किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती हैं, और फिर हम इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। अभी हमने जो काम किया ये 10.1 का काम है, तो 10.1 को ही आज फोकस कर रहे हैं। 10.2 और इससे ऑनवर्ड काम इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा है जिसमें हमारे पास है cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री, और हमने इसका सम बताना है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, विदाउट कैलकुलेटर ना तो आपको इसका आंसर पता है ना आपको इसका आंसर पता है, लेकिन अगर हम ये टूल्स यूज़ कर लें तो हम इसका आंसर विदाउट कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमने जो भी टूल्स पढ़े हैं उसमें देखा है कि हम 90 डिग्री का इवन और ऑड मल्टीपल सर्च करते हैं। आप लोग ये बात क्लियर रखें अपने माइंड में कि ये लॉजिक तब यूज़ किया करें जब एंगल 90 से बड़ा हो। अगर एंगल 90 से छोटा है तो उसके लिए और टेक्निक है, वो हम अगले लेक्चर जो होंगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एंगल 90 से बड़े हैं उनको कैसे रिजॉल्व करके हम लेके आते हैं बेसिक टेबल तक। तो इन दोनों में से देखें आप, तो ये वाला जो एंगल है 162 डिग्री ये 90 से बड़ा है। तो ये साइड पे देखें ज़रा, अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये cos 162 डिग्री है तो इसके करीब करीब जो 90 का मल्टीपल मिल सकता है वो 180 डिग्री है। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ cos 162 को अगर मैं यूँ लिख लूँ cos ऑफ 180 डिग्री, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 18, तब जाके मैं पहुँचूँगा 162 तक। और 180 जो है ये जानते हैं आप कि ये 2 × 90 है, इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल के बारे में हम जानते हैं कि फंक्शन को चेंज नहीं करता। अगर ये cos है तो cos ही रहेगा और एंगल सिर्फ ये वाला आ जाएगा 18 डिग्री। अब अगली बात क्या है इसमें, अगली बात ये है कि ये 162 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये किसके इक्वल आ गया -cos 18 के। अब आप ऑब्जर्व करें कि cos 162 डिग्री जो था वो -cos 18 के बराबर आ गया। इसका मतलब है 162 डिग्री और माइनस जो cos 18 डिग्री इस तरह के नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है ये फिर हमारा मसला हल हो गया। जहाँ हमने लिखा हुआ था cos 162 डिग्री, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास -cos 18 डिग्री, और इसमें ऐड क्या हो रहा है +cos 18 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का कैंसिलेशन के बाद आंसर क्या बनना है 0। तो हमने बग़ैर कैलकुलेटर के पता लगा लिया कि इसका ये आंसर होगा। अब मैं थोड़ा सा बात को शॉर्ट करता हूँ, प्रिसाइज़ करता हूँ। देखें 162 डिग्री और 18 डिग्री दोनों का सम 180 बन रहा था, तो हमें एक और भी यहाँ से आइडिया मिल गया कि जब एंगल का सम 180 बनता है तो cos अपना आंसर रिपीट करता है, सिर्फ उसका साइन बदल जाता है। यानी अगर मैं इसको एक और MCQ में कन्वर्ट करूँ आप लोगों के लिए, तो हम यूँ कह सकते हैं, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि मुझे रेशो फाइंड करनी है cos ऑफ 170 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 10 डिग्री, तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि 170 और 10 इनका सम कितना बनता है 180। इस रूल से करेंगे तो cos 170 माइनस cos 10 के बराबर आंसर देगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, सिर्फ साइन में अपोजिट होंगी। आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मुझे पता लग गया कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनका रेशो अल्टीमेटली -1 आएगा। तो मुझे बग़ैर कैलकुलेटर के पता लग गया कि 170 और 10 डिग्री की रेशो कितनी होती है -1। रीज़न बिहाइंड क्या है, रीज़न इसकी ये बनती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि cos 170 डिग्री जो होगा ये -cos 10 डिग्री के बराबर होगा। और मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई है कि दोनों एंगल का सम कितना बनता है, यहाँ पे 180 बनता है। अब आप इस cos 10 को यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो बचेगा वो कितना बचेगा -1। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन होगी। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आज तक का जो लेक्चर है हमारा, इसको हम यहाँ वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर 10 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।